नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कॉन्सेप्ट संडे क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है प्रकाश, लाइट। और ये क्लास 8 में, 10th में और 12th में और एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी। बाद में हम लोग इसका वीडियो के अंत में 3D एनिमेशन भी देखेंगे। एक्सपेरिमेंटल जो आपका NCERT ने दिया हुआ है उसको भी करके देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और टॉपिक को पढ़ते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। पहला टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो मानव नेत्र की रेटिना को प्रभावित करता है, जिससे प्राकृतिक वस्तुएं में दिखाई पड़ती हैं। दूसरा इसमें पॉइंट है कि प्रकाश एक ऊष्मीय प्रभाव होता है, प्रकाश में जो थर्मामीटर में उपस्थित पारे को ऊष्मा प्रदान करता है। प्रकाश समुद्री जैव विविधता के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण कारक होता है। अब प्रकाश का आपका गुण पढ़ लेते हैं। आप एक प्रकाश की और परिभाषा लिख सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करता है, जिसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश तो स्वयं दिखाई नहीं पड़ता है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई पड़ता है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई पड़ता है, अभी तो ये हमारे आँखों को क्या करता है? संवेदित करता है वस्तुओं को देखने के लिए। ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई पूछेगा कि प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। आगे टॉपिक पढ़ते हैं कि प्रकाश के गुण। प्रकाश के क्या क्या गुण हैं? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसे आप सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं, सोलर कुकर में सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं, तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है। निर्वात मतलब जहाँ पे कोई वायु नहीं है वहाँ भी ये क्या कर सकता है? गमन कर सकता है। प्रकाश का उसमें प्रभाव होता है। प्रकाश का उसमें प्रभाव मतलब इसमें हीट होता है। आप बहुत से अच्छा एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि सोलर कुकर में प्रकाश का उपयोग करके, इसके ऊष्मा का प्रयोग करके आप भोजन को बना सकते हैं। उसके बाद है अगला प्रॉपर्टी है इसका चौथा। प्रकाश में परावर्तन का गुण होता है, अपवर्तन का गुण होता है, विवर्तन का गुण होता है और ध्रुवण का गुण होता है। हम लोग हाई स्कूल में परावर्तन और अपवर्तन देखेंगे, इंटर में विवर्तन और ध्रुवण देखेंगे। और पाँचवा एक पॉइंट आप इसमें ऐड कर लीजिए, प्रकाश द्वितीय प्रकृति का होता है। प्रकाश द्वितीय प्रकृति का होता है। द्वितीय प्रकृति मतलब, इसका मतलब आपको ये बताएं कि प्रकाश में 2 प्रकार का नेचर पाया जाता है। एक प्रकाश तो कण की तरह व्यवहार करता है, दूसरा तरंग की तरह व्यवहार करता है। पहला कण की तरह व्यवहार करता है, मतलब प्रकाश में कण एवं तरंग दोनों का गुण पाया जाता है। इसी के कारण कहते हैं इसे प्रकाश कैसा होता है? द्वितीय नेचर का होता है। आगे पॉइंट देखते हैं। अब कह रहा है कि प्रकाश संचरण को एक सरल रेखा द्वारा निरूपित किया जाता है। यदि सरल रेखा एक सिरे पर तीर का निशान लगा दिया जाए, प्रकाश संचरण को एक सरल रेखा द्वारा निरूपित किया जाता है। यदि सरल रेखा के एक सिरे पर तीर का निशान लगा दिया जाए तो वह प्रकाश संचरण की दिशा को प्रकट करता है और तीर लगे हुए भाग का प्रकाश किरण कहा जाता है। तीर लगे हुए भाग को प्रकाश का किरण कहा जाता है। मतलब इसका आप ये समझ लीजिए कि कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण को एक सरल रेखा द्वारा निरूपित किया जाता है। ये प्रकाश संचरण कर रहा है, इसको एक सरल रेखा द्वारा निरूपित कर दिए। ठीक, एक सीधी रेखा द्वारा अगर इसमें आप तीर लगा दिया जाए, ये तीर इस डायरेक्शन में लगा दिया जाए तो आपको दिखाएगा कि प्रकाश इस डायरेक्शन में गमन कर रहा है, मतलब लेफ़्ट टू राइट गमन कर रहा है। ठीक, अगर तीर इस डायरेक्शन में लगा दिया जाए, ये डायरेक्शन में, तो आप क्या होगा? राइट टू लेफ्ट गमन कर रहा है। ये इसका मतलब हुआ। उसके बाद कह रहा है कि प्रकाश किरणों के समूह को पुंज कहा जाता है। ये सारी जितनी किरणें हैं, इन किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? प्रकाश पुंज कहा जाता है। प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? प्रकाश पुंज कहा जाता है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं?
ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। कह रहा है, जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम में संचरित होते हुए किसी परावर्तक सतह से परावर्तित होकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊं कि मान लीजिए कोई समांगी माध्यम मतलब माध्यम एक जैसा हो। ऐसा नहीं है कि माध्यम आपका एक वायु है तो दूसरा क्या हो जाना चाहिए, कांच हो जाए या दूसरा कुछ और हो जाए। माध्यम कह रहा है कि समांगी माध्यम हो, एक ही जैसा माध्यम हो। दोनों माध्यम कैसे हो, एक ही माध्यम हो। और कह रहा है कोई परावर्तक सतह, मान लो ये परावर्तक सतह है, ठीक। ये दर्पण परावर्तक सतह मान लिए, ठीक। ये परावर्तक सतह हो गया आपका। और कह रहा है कि प्रकाश जब कोई प्रकाश की किरण इस परावर्तक सतह पर न पड़ती हैं, चमकदार सतह पर या पालीदार सतह पर पड़ती हैं, तो प्रकाश का अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में टकरा करके क्या हो जाती हैं, वापस लौट जाती हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं, आप देख रहे हैं कि एक बात आया है आपतित किरण, बस कुछ नहीं। आप आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। आने वाली प्रकाश की आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण, तथा ये जो परावर्तित किरण तथा आपतित किरण जिस बिंदु पे मिलती हैं उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, तथा आपतन बिंदु से टकरा कर वापस दूर जाने वाली किरण को कहते हैं, आपतन बिंदु से परावर्तित दूर जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु से टकरा कर दूर जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। तथा परावर्तक तल पर एक परपेंडिकुलर लंब डाला जाता है आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच में, जिसे कहते हैं अभिलंब। जिसे क्या कहते हैं, अभिलंब, ठीक। अब आप सुनिएगा, और अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच में के बने कोण को कहते हैं आपतन कोण। अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच के बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। तथा अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच के बने कोण क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। मैंने आपको 3-4 चीज़ें बता दी है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पे होते हैं उसे कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। बात समझ में आ गई। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब परावर्तन की घटना जो होती है, परावर्तन की घटना, कह रहा है कि परावर्तन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता तो परिवर्तित हो जाती है। मतलब ये जो आपतित प्रकाश की तीव्रता है ये आएगी, इसकी तीव्रता में परिवर्तन होगा, लेकिन परंतु आपतित प्रकाश की आवृत्ति इसका न्यू तथा इसकी तरंगदैर्घ्य लैम्डा और इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब आप जानते हैं कि वेग और तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में एक संबंध होता है, प्रकाश वेग बराबर एन लेमडा। एन लेमडा मतलब ये एन जहाँ पे आवृत्ति है और लेमडा तरंगदैर्घ्य है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रकाश का जो वेग है वह क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। प्रकाश की आवृत्ति भी अपरिवर्तित रहती है, तरंगदैर्घ्य भी क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है, और किरण का वेग भी क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। मतलब ये बदलते नहीं हैं, केवल बदलता क्या है, प्रकाश की तीव्रता बदलती है। बस केवल प्रकाश की आपतित प्रकाश की इंटेंसिटी बदलती है। बाकी आपका जो प्रकाश की आवृत्ति हो गई, तरंगदैर्घ्य हो गया, उसका किरण का वेग जितना है वो नहीं बदलता। मतलब प्रकाश अगर के किरण का वेग निर्वात में अगर 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड से आ रहा है तो उसका वेग अभी भी परावर्तन के पश्चात भी उतना ही रहेगा। ये बात आपको लगता है समझ में आ गई होगी। अब पढ़ लेते हैं आगे, प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम, तो आप इसमें देखिए पहला नियम है, इसमें कह रहे हैं
कि प्रकाश का परावर्तन का नियम में आपको बता देते हैं फिर से। आने वाली किरण को आपतित किरण, इसे इंसिडेंट रे बोलते हैं। और जाने वाले प्रकाश से, यहाँ से दूर जाने वाले, परावर्तन के पश्चात दूर जाने वाले प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, रिफ्लेक्सिव रे कहते हैं, रेज। ये अभिलंब है, नॉर्मल, और ये है मान लीजिए ए, और ये हो गया ओ, ये हो गया बी। तो ए ओ हो गया आपतित किरण, ओ बी हो गया परावर्तित किरण, और ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल। ठीक, ये नॉर्मल है अभिलंब। तो अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच के बने कोण क्या कहते हैं? आपतन कोण। और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच के बने कोण क्या कहते हैं? आपको परावर्तन कोण। तो ये कह रहा है पहला परावर्तन का नियम जो है, कह रहा है कि आपतन कोण बराबर, आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर। हालांकि ये लगभग होते हैं, लगभग होते हैं, एग्जैक्ट एकदम नहीं होते हैं, लगभग होते हैं। क्योंकि इसका अभी आपको इसी वीडियो में आपको एनिमेशन के थ्रू आपको समझाएंगे, 3D एनिमेशन के थ्रू वीडियो में समझाया जाएगा आपको कि कैसे लगभग होते हैं। दूसरी बात है आपका, दूसरा नियम इसमें है कि आपतित किरण, आपतित किरण तथा अभिलंब, अभिलंब ये अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में, देख रहे हैं, तीनों एक ही तल में, कोई दूसरा तल नहीं है। इनके लिए कोई दूसरा तल आ गया क्या? कोई दूसरा तल नहीं, एक ही तल में है। मतलब जिस तल में आप, जिस प्लेन में आप लिए हैं वही प्लेन है। ऐसा नहीं है कि ये प्लेन यहाँ पे एक्स प्लेन में ले लिए हैं आप और दूसरा प्लेन चले गए जेड प्लेन में। से ये 3 प्लेन है आपका, मान लीजिए। ठीक, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। इसी प्लेन के लिए बात कर रहे हैं। ठीक, चलिए तीसरा नियम आपका क्या होता है? तीसरा नियम आपका ये होता है कि आपतित किरण की आवृत्ति, आपतित किरण की आवृत्ति परावर्तित किरण की आवृत्ति के बराबर होता है। मतलब Ni = Nr। ठीक, आपतित इंसिडेंट रे ना, इंसिडेंट रे की आवृत्ति बराबर रिफ्लेक्सिव रे की आवृत्ति। दोनों जितना मतलब इस किरण की आवृत्ति होगी आपतित किरण की, उतनी ही आवृत्ति क्या हो जाएगी? परावर्तित किरण की। और क्या कह रहा है कि तरंग दैर्ध्य भी आपतित प्रकाश की आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य प्रकाश का किरण वेग ना, तरंग दैर्ध्य प्रकाश किरण का वेग अपरिवर्तित रहता है। ये तीसरा नियम हो गया कि आपतित किरण की आवृत्ति और परावर्तित किरण की आवृत्ति क्या होती है? समान होती है। तो आगे आपको वीडियो में 3D एनिमेशन करके आपको इसका एक्सपेरिमेंट एक है जो टार्च वाला, उसको इसमें वीडियो में दिखाया जाएगा। कि मैं समझता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और वीडियो शुरू से अंत जरूर देखिएगा। चैनल और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। Cover a table with a white sheet of paper. Take a comb and cover all its openings except the middle one. You can use black paper to cover them. Place the comb perpendicular to the white sheet of paper as shown. Now light up a torch. Throw its light through the opening of the comb from one side. Adjust the torch in such a way that you should be able to see the light on the white sheet of paper. Next, we place the plane surface of the mirror in the path of this light. What did you see? Did the light get reflected? Yes, you can clearly see the reflection of light on the sheet of paper. Represent this light with the incident ray and reflected ray drawn on this white sheet of paper like this. Also draw a normal to the mirror surface. Remember, normal is a perpendicular line drawn at the point of incidence. What are these two angles called? This angle is called angle of incidence and represented by I, while this angle is called angle of reflection represented by R. Measure these two angles with the help of a protractor. The measure of the two angles will almost be the same. They're approximately equal. This is the first law of reflection. So with this experiment, you can verify this law.
Well, if you're still not convinced, you can take further readings by changing the direction of the incident light. Change this angle of incidence by moving the comb slightly. Make sure that the point of incidence is the same in both cases. That is, this point here is same as it was previously. But notice that this time the angle of incidence is greater than the previous one. So by the first law of reflection of light, the angle of reflection should also be greater. And that is the case indeed. Measure both the angles and again you will find that they are approximately equal. Take 2 more readings to complete this table. Do you notice anything strange here? The first law tells us that angle of incidence is equal to angle of reflection and not approximately equal.